साधारण कपड़ों को टांगने पर वेरिएशन कॉमन जा सकता है, फांसी पर टांगना किसी की लाइफ भी ले सकता है। एक अलग वर्ब है फांसी पर टांगने के लिए और एक अलग वर्ब है साधारण तौर पर किसी सीनरी, कपड़े या किसी भी चीज को टांगने के लिए। दोनों के फॉर्म्स आपके सामने हैं। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the third video of verbs और अभी तक के पार्ट्स में नाउन कंप्लीट की जा चुकी है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं, एडजेक्टिव्स फिनिश हो चुके हैं और आर्टिकल्स भी रिसेंटली ही फिनिश किए थे। वर्ब्स के चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है। एक क्विक इंट्रोडक्शन के हाँ पिछले दो वीडियोस में जो हमने देखा, बिकॉज उसी चीज को आगे रिज्यूम करना है। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी हैड द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, कि वर्ब्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है ये तो आपका क्वेश्चन ही डिफाइन करेगा। सिर्फ दो चीजों में कहना इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज वी कैन हैव फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, कॉपुलेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, जाने कितनी वैरायटीज थी। मैंने आपको एक हिंट के तौर पर फर्स्ट वीडियो में मार्क किया और हाँ यही बोला था कि मैं यहां से पढ़ाना चाहूंगा फर्स्ट कैटेगरी मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स के दो पार्ट हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, जिनमें से मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट चीज को पिक किया कि ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है। उसके अलावा ये भी आपको शब्द मार्क किए थे, आशा रखता हूं आप ध्यान रखें कि एक वर्ब हमेशा एक्शन नहीं दिखा सकती। मैंने ये नहीं कहा एक्शन नहीं दिखाती, हमेशा एक्शन नहीं दिखा सकती। अगर वो आ रहा है ही इज कमिंग तो मुझे एक्शन नजर आएगा, लेकिन मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है। ऐसे कई एग्जांपल्स और डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में शेयर किए। और हाँ लास्ट वीडियो में आपको मार्क किया कि ट्रांजिट शब्द का मतलब हो जाता है टू पास ओवर, तो जो अपना एक्शन आगे बढ़ा पाती हैं यानी कि ऑब्जेक्ट के पास, उन्हें ट्रांजिटिव कहा जाता है रीजन के साथ। इसीलिए आप कह देते हैं ट्रांजिटिव्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिकॉज उनका एक्शन आगे बढ़ जाता है, उन तक सीमित नहीं रहता। जबकि इंट्रांजिटिव की जब बात की जाती है तो वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाती। सिट डाउन, तो बैठ के भी वो एक्शन खुद मुझ तक कंप्लीट है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, व्हेयरएज इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। In this video, I'll be talking about the most important verbs when it comes to examinations. मैं अभी भी वही शब्द बोलना चाहूंगा, ये चैनल तो मैंने म्यूजिक के लिए स्टार्ट किया था, बाद में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया कुछ वीडियोस डालने के लिए। आज स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि हाँ फोकस आप लोगों पर है, कोई स्टेनोग्राफर के लिए है, कोई किसी न किसी एग्जाम के लिए जरूर है। तो अभी भी कहूंगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जितने टॉपिक्स आते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बिकॉज हाँ इसमें जो आप देखेंगे वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। डजंट मैटर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक, एनडीए, डिफेंस, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो कुछ फ्रैक्शन इस वीडियो के भी कवर जरूर होंगे। आप इन्हें मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। टाइटल मेरी तरफ से ये है, certain verbs can be transformed from intransitive to transitive or transitive to intransitive with a slight change in their meaning। मतलब कुछ verbs की हल्की सी स्पेलिंग चेंज करके इनको ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। हाँ जी, पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्क किया था कि ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। इससे अच्छा कोई ग्रामरियन लिखते हैं कि इस सेंटेंस में इस वर्ब को ट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है या फिर इंट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है, ये कहना बेहतर होगा। बिकॉज इंग्लिश की मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह बिहेव कर लेती हैं। लेकिन मेरी मदर टंग हिंदी है, जो मैं बोल रहा हूं आप मुझे सुन भी रहे होंगे, तो मुझे हिंदी में भी एक फर्क नजर आता है। मुझे हिंदी ग्रामर नहीं आती, जिसको मैं इंग्लिश में रखना चाहूं अभी आपके लिए, और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एरर्स इन्हीं से पूछी जाती हैं। कि कई बार हम ऐसे शब्द पिक करते हैं, एक थीम पहले रखना चाहूं, उठना, तो उठ जाओ यार, कम ऑन। अब उठने के लिए वो स्वतः खुद से उठ जाएगा, उठना, और हल्की सी स्पेलिंग चेंज करने के बाद उठाना, तो फिर जाकर मैंने उसको उठाया कि लेट हो रहा है, चलिए यहां से। एक एक्शन होता है उठने का,
जो इंसान खुद हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, इंट्रांजिटिव की कैटेगरी। और एक एक्शन उठाने का आ जाता है, जहां पर आज यार नींद में सोते रह गए, फिर माँ ने मुझे उठाया, तो माँ ने मुझे उठाया, यहां पर माँ सब्जेक्ट है, मुझे उठाया था ऑब्जेक्ट हो सकता हूं। एक एक्शन उठना हो गया, एक उठाना हो जाता है। यार पता है रास्ते में चलते चलते ना मैं गिर गया, अब एक एक्शन था जहां मैं खुद से गिर गया, तो इस केस में मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, चलते चलते मैं गिर गया था। एक गिरना जैसा कोई शब्द होता है हिंदी, और एक गिराना भी तो होता है। तो जहां पर आप गिराना कहेंगे वहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना। मुझे उसने धक्का मारकर गिरा दिया, अब मैं ये नहीं कह सकता उसने मुझे धक्का मारकर गिर दिया, वहां पर मुझे गिराना ही कहेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स के तौर पर उड़ना और उड़ाना, बैठना, बिठाना, ऐसे कई वेरिएशंस हिंदी में तो जितनी टूटी फूटी मुझे आती है आह की मात्रा लगाकर दिख रहे हैं। गिरना, गिराना, उठना, उठाना, जगना, जगाना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। इंग्लिश के वावल्स डिफर करते हैं, और इस वीडियो में वही वर्ड्स रखूंगा मैं आपके लिए जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से भी आती हैं, और हाँ आपके एग्जाम में भी काम आ जाती है, और ग्रामर का भी हिस्सा है। तो चलिए इन शब्दों को स्टार्ट करते हैं कि कई ऐसी वर्ब्स जिनकी हल्की सी स्पेलिंग चेंज करके इनको ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। हैव अ लुक एट दोज वर्ड्स एंड देयर एग्जांपल्स। सो हियर इज द फर्स्ट वन। मैं एक बात वापस कह दूं कि मैं ऐसी कई लिस्ट आपसे शेयर करूंगा जितना इस वीडियो में हो पाएगा या फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी डाउट्स में आ जाती हैं कई ऐसी वर्ब्स। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, स्पेलिंग CESE पता नहीं कौन सी कब होती है। एनवलप, एनवलप की स्पेलिंग डिफर करती है। लाइसेंस, लाइसेंस की स्पेलिंग डिफर करती है। एडवाइस, एडवाइस की स्पेलिंग डिफर कर जाती है। स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग डिफर करती है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन सी, लुक, वॉच, पीप, ग्लैंस, ग्लेयर, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस इस वीडियो में और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन और ध्यान से जरूर देखिएगा। द वेरी फर्स्ट वन इज राइज एंड रेज। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा वाला उठना है, कौन सा उठाना है। हाँ, मेरे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल जरूर हैं जिनको इस्तेमाल करके मैं इनको डिराइव जरूर कर सकता हूं। रटने की बात है तो वन वर्ड में आप बुक से भी रट सकते हैं। ये होती है ट्रांजिटिव, वो होती है इंट्रांजिटिव। मुझे नहीं पता कौन सी होती है। मेरे पास कुछ लास्ट वीडियो के वर्ड जरूर हैं, एक्सप्लेनेशन है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जरूर देखिएगा। इंग्लिश के फाउंडेशन बनाने के लिए एक अच्छा वीडियो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश। तो आपको याद होगा कुछ बेसिक्स के आधार पर कि वर्ब के साथ हमेशा यही रामबाण काम आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और प्रपोजिशंस के साथ भी ऑब्जेक्ट आते हैं। तीसरा भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। यहां से एक बात समझ आई थी कि जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, और जिन वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव में आ जाती हैं। फिर ऑब्जेक्ट कौन लेगा? वर्ब तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, तो वो ऑब्जेक्ट किसी प्रपोजिशन को मार्क किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां भी रखना चाहूं तो राइज और रेज का मुझे नहीं पता यार इनमें से कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है, लेकिन कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जो बचपन से मुझे याद हैं, आपको भी याद होंगे, कॉमन तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा उनको पिक करके देखते हैं। डिराइव तो हम ही कर लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। राइज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे याद आता है जो आपके मन में भी फर्स्ट टाइम में यही ग्लैंस नजर आई होगी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आशा रखता हूं यही वर्ड्स आपके पास भी होंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फाइन, ठीक है। और रेज के लिए मुझे कुछ भी याद आ जाता है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज द वॉल्यूम, रेज द इशू, रेज जो भी आप कहना चाहें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां लिख लेता हूं, रेज योर हैंड्स। ठीक है, आप ऊपर वाले को तब तक डिराइव कर लीजिए कौन सी चीज की वैल्यू कहां पर है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। शब्द आपके पास वही है, इन बेसिक्स को प्लीज ध्यान रखें, हमेशा काम आते हैं आपके। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइज वर्ब हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट उसके बाद में मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है, अदरवाइज प्लीज चेक कर लें, वापस कहना चाहूंगा, तो आपको पता होगा कि जहां पर प्रपोजिशंस के पास ऑब्जेक्ट होते हैं, द ईस्ट उसी का ऑब्जेक्ट है, और जब प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का है। वर्ब के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हमेशा इंट्रांजिटिव कहा जाता है। आई होप सो, मस्ट बी क्लियर टू यू।
आई रिपीट, बेस एग्जाम्पल आपके मन में भी वही होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो राइज को हमेशा इंट्रांजिटिवली ही बिहेव कराया जाता है, राइज का मतलब हमेशा उठने से हो जाता है। ये लिखित वर्ड्स की पेयरिंग है, कॉमन सेंस भी तो पिक कर सकते हैं। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में उगता है, जो भी आप कहना चाहें, खुद से उग जाता है, खुद से उठ जाता है, खुद से निकल आता है, उसे उठाने, निकालने या उगाने कोई भी वहां पर नहीं जाता। तो कॉमन सेंस भी वही रखता है कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वो काम करवाने नहीं जा रहा है। और ग्रामेटिकल वर्ड्स में भी ऑब्जेक्ट जो दी ईस्ट है वो प्रपोजिशन के पास है, वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप अपने एग्जाम के लिए भी ध्यान रखें, राइज इंग्लिश में इंट्रांजिटिव है जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ऑपोजिट वाली फिर ट्रांजिटिव बची होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, रेज उठना, उठाना, हाथ उठिए। अब हम ये नहीं कहते हाथ उठिए, अपने हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए, बिकॉज रेज का मतलब उठाने से आ जाता है। और ग्रामेटिकली वो तो मैंने मीनिंग मार्क किया, आपके पास ऑब्जेक्ट है, योर हैंड्स। अगर मुझे उठाना है तो क्या उठाना है, योर हैंड्स, ऑब्वियसली पॉसेसिव एडजेक्टिव और उसके साथ नाउन है, तो जिसके पास ऑब्जेक्ट है दैट मस्ट बी ट्रांजिटिव इन नेचर। किसी को ऐसा लगे कि ये डायरेक्ट स्टार्टिंग कैसे है, इंग्लिश में इंपेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, आदेश, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और ऐसी चीजों के लिए जहां इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है। द सिंपलेस्ट वन, गो, गेट आउट, ड्राइव स्लोली, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जिनकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से मार्क की जाती है। तो हाँ, रेज के पास ऑब्जेक्ट है, राइज के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस मस्ट बी ट्रांजिटिव एंड दैट मस्ट बी इनट्रांजिटिव इन नेचर। ये एग्जाम्स में एरर के लिए जरूर पूछी जाती है, मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको लिखना चाहूंगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि राइज के पास कभी भी ऑब्जेक्ट देकर एग्जाम में लिखा जाता है जो होता नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट, आप उसे ध्यान रखें। और रेज के पास कई बार प्रपोजिशन मार्क कर दिया जाता है। मैं रेज के कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं, वो तो सेम ही रहेगा। पेट्रोल की प्राइस जब रेज हो जाती है, राइज हो जाती है, तो जो चीज बढ़ी है स्वतः वो राइज की कैटेगरी में होगी, और आपने फिर से बढ़ा दी है, अगर उसके पास ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ रेज। आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, छोटी सी लाइन कि रेज योर वॉइस इफ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। अगर आपको करप्शन नहीं चाहिए तो आपको अपनी आवाज उठनी होगी, ना होकर आपको अपनी आवाज उठानी होगी। तो रेज योर वॉइस, यू नीड नॉट से राइज योर वॉइस, हमेशा वहां पर रेज लिखा जाएगा, बिकॉज आपको उठाना तो है। क्या उठाना है, अपनी आवाज उठानी है। अपने हाथ उठाइए, यहां भी कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी सेंस में। रेज योर हैंड्स इफ यू अग्री टू व्हाट आई से, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने हाथ उठिए, ना होकर अपने हाथ उठाइए। यार थोड़ा वॉल्यूम ही बढ़ा दो प्लीज, ये थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ा दीजिए। वो सारी चीजों को हमेशा रेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट पेयर आप ध्यान रखें, जहां पर राइज और रेज को एग्जाम में एरर डिटेक्शन में मार्क किया जाता है। राइज इन टर्म्स ऑफ इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। रेज इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट जिसके पास होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रैक्टिस शीट में ही करा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं जिन बुक्स को रेफर करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मार्क कर दूं, द स्टूडेंट वॉज टर्मिनेटेड, The student was terminated as he rose, rise की second form लिख देता हूं इस चीज को, as he rose many questions in the examination, रफ लिख रहा हूं माफ कीजिएगा। The student was terminated as he rose many questions in the examination, in the classroom for example। बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया गया बिकॉज उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे। ये रोज जो आप लिखेंगे वो राइज की सेकंड फॉर्म है, और राइज इनट्रांजिटिव होती है। ये एग्जाम के स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग राइज, उसकी जगह आप हमेशा रेज इस्तेमाल करें। सेकंड फॉर्म जो भी होगी रेज लिख दीजिएगा। द स्टूडेंट वॉज टर्मिनेटेड बिकॉज ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। आप इसे लिखिए। नेक्स्ट पेयर फिर से मार्क करना चाहूंगा, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं फॉल एंड फेल। ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ समझा पाऊं फिर एक लिस्ट की तरह आपको लिखा भी दूंगा, समझा भी पाऊंगा। द नेक्स्ट वेरिएशन इज फॉल एंड फेल। हिंदी में अभी इस्तेमाल की थी, गिरना, गिराना। अब इनकी शक्ल देखकर नजर नहीं आता इनमें से कौन सा गिरना है, कौन सा गिराना है। और अगर आपको ग्रामर याद है तो मैंने लास्ट स्लाइड में फिर कहा था आपसे कि सेंटेंस में उसे किस तरह बिहेव कराया गया है, ये बेहतर याद रखिएगा। लेकिन जो चीजें फिक्स्ड हैं उनको हम उनके फॉर्म में याद रख सकते हैं। इनमें से एक ट्रांजिटिव है, एक इनट्रांजिटिव है। किसी एक को जज कर लेते हैं, दूसरी अपने आप ऑपोजिट हो जाएगी। तो मुझे
जो वर्ड्स याद आते हैं उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप पिक कर लीजिएगा। फ्रीली फॉलिंग, जो कुछ वर्ड्स चलिए मैं पहले समझाना चाहूँ, लिख बाद में दूंगा। कभी आपने सुना होगा कि ग्रेविटी के तौर पर चीजें ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती हैं, उनके लिए आपने फेल नहीं सुना होगा, उनके लिए फॉल सुना होगा। हालांकि मैं इनकी फॉर्म्स मार्क कर दूं, आई एम सॉरी फॉर दिस। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी सेकंड फॉर्म फेल हो जाती है, जिसकी थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आपको। वेयर एज फेल जो वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, शायद हम में से कई लोग ना जानते हो, और थर्ड फॉर्म फेल्ड मार्क की जाती है। आई रिपीट, फेल, फेल्ड और फेल्ड से अपनी फॉर्म्स बनाती है, जबकि फॉल की फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूंगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों की सेकंड फॉर्म है और ये दोनों की थर्ड फॉर्म है। मैं आपसे एक बात कई बार लिंक करूंगा कि इंग्लिश में कई ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको चेंज करके बनाया गया है, जहां पर किसी एक शब्द की जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म, वो किसी और का फर्स्ट फॉर्म वेरिएशन दे सकती है। आने वाले वर्ड्स जो मेरे मन में आ रहे हैं उनको एक झलक में आपको दिखा पाऊं। एक शब्द हो जाता है फॉल, उसी की सेकंड फॉर्म किसी की फर्स्ट फॉर्म है। एक शब्द आपने ग्राइंड सुना होगा, पीसना, और ग्राइंड की सेकंड फॉर्म ग्राउंड है, और ग्राउंड अपने आप में कोई और चीज हो जाती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक शब्द आपने फाइंड देखा होगा, ढूंढना, जिसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, और फाउंड इंग्लिश में ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म होती है। एक शब्द वाइंड हो जाता है, लपेटना किसी चीज को, कॉपर वाइंडिंग जैसे होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म वाउंड होती है, और वाउंड अपने आप में कोई फॉर्म हो जाती है। अब ये तो हम लोग नहीं जानते, मुझे पक्का पता है। SEEC फर्स्ट फॉर्म है, देखना ऑब्वियसली, जिसकी सेकंड फॉर्म सॉ है, SAW, सी, सॉ, सीन, हम सब जानते हैं। इंग्लिश में सॉ किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हाँ, तो वो डिटेल में देखिएगा। अभी इसकी बात करते हैं। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड एंड फेल्ड, ठीक है। इनमें से एक ट्रांजिटिव है, एक इनट्रांजिटिव है। मुझे फॉल शब्द अगर याद आता है तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रेविटी के लिए, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। लिफ्ट को कोई गिराने नहीं जाता अगर फ्रीली फॉलिंग है तो, कि मैं उसको गिरा कर आया था, अगर वो टूट जाए किसी कारण से, ईश्वर ना करे, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। लिफ्ट छोड़िए, कोई भी चीज अगर फ्रीली फॉलिंग कहेंगे तो वो मैंने जस्ट छोड़ दिया, मैंने गिराया नहीं उसे, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाती है। इसको किसी को कोई इसे गिराने नहीं पहुंचा, वो खुद से गिर गई थी या गिर गया था। इस केस में इसे इनट्रांजिटिव होना चाहिए, जो एक्शन हुआ। जब हम लीव्स की बात करते हैं, पत्तियों की, तो द लीव्स आर फॉलिंग डाउन, वो पत्तियां पेड़ों से गिरा रही हैं ना, वो पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं, खुद से गिरती हैं, कॉमन सेंस वाला मीनिंग। और ग्रामर के हिसाब से भी फॉलिंग डाउन, कभी ऑब्जेक्ट नहीं सुना होगा आपने, फॉल डाउन, फॉल डाउन भी सुना होगा। फॉल वर्ब है, डाउन एडवर्ब है, एडवर्ब्स के वीडियोस में देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो फॉल मुझे फिर भी इंट्रांजिटिव ही दिख रही है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, खुद से गिर रही है, पत्तियां खुद से गिर जाती हैं। और अगर याद नहीं है तो एक छोटी सी लाइन ध्यान रखिएगा, चाहे जैसे पिक कर लीजिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रपोजिशन है 100% इंट्रांजिटिव। हाँ, मुझे ये जरूर याद है, ये तो हमने सुना ही होगा। फॉल इन लव, किसी भी फॉर्म से कैसे भी कुछ भी याद रख लीजिए। फॉल इन लव, कभी सुना ही हैज फॉल लव, ही हैज फॉलन इन लव कहा जाता है, और फॉल इन लव। अब मेरे पास वही कहानी है, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के पास है, फॉल लव फॉर एग्जाम्पल, तो 100% ट्रांजिटिव है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के पास है तो 100% इनट्रांजिटिव है। तो यहां पर जब आपने इन को ऑब्जेक्ट दे दिया लव, फॉल वापस कुछ भी ऑब्जेक्ट अपने पास कैरी नहीं कर पाएगी। इस केस में इट मस्ट बी इनट्रांजिटिव इन नेचर। इंग्लिश में फॉल गिरने को कहा जाता है, जिसकी सेकेंड फॉर्म फेल हो सकती है। अब मैं भी एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम का कोई आया हुआ, जो आपको हाँ दिक्कत देगा कि एग्जाम में हम ये गलती ना करें जो अक्सर की जा सकती है। फॉल इंग्लिश में गिरने को कहा जाता है, इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। फ्रीली फॉलिंग, फॉलिंग डाउन, फॉल इन लव, ETC। तो फिर ऑपोजिट सेंस में फेल क्या हो जाएगी? फेल आपकी गिराने को दिखाएगी किसी भी चीज को। हाँ, मैं अपनी नैतिक बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल अक्सर नहीं करते तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। सर कोई एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना चाहूं और इस बात से भी कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। द वुड कटर फेल ट्रीज while his son gathered the wood। ये इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। द वुड कटर फेल ट्रीज, गलत हो सही हो मुझे नहीं पता, while his son gathered the woods, वुड, I'm sorry, जंगल नहीं पकड़ के लाएगा वो।
द वुडकटर फेल ट्रीज वाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। जो लकड़हारा था वो एक तरह से पेड़ों को काट कर गिरा रहा था और उसका बच्चा जो था वो उन सब लकड़ियों को बटोर रहा था। फाइन। एग्जाम में ऐसी तरह की स्ट्रक्चर्स रखी जाती हैं जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते। हमने तो हिंदी करनी है ना। फेल, गिरना, गिराना कुछ होगा, तो लकड़हारा उनको गिरा रहा था, वो उनको उठा के ले गया। सही तो है, क्या गलती है? बट आपको फॉर्म्स ध्यान रखनी होंगी। अब जज कीजिए। फेल इंग्लिश में दो पैटर्न रखती है। किसी इनट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि किसी ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी वर्ब है? तो इतना तो आप भी जानते होंगे, वाइल इंग्लिश में कंजंक्शन है। सेंटेंस यहीं तक मौजूद है। पहला वाला, लकड़हारा उन लकड़ियों को काट कर गिरा रहा था, उनका बच्चा उनको बटोर रहा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उस कंजंक्शन के पहले वुड कटर सब्जेक्ट हो गया, फॉल, फेल, फॉलन जो भी है ये वर्ब है, और ट्रीज वर्ब के साथ आने वाली चीजें अक्सर ऑब्जेक्ट ही होती हैं। नाउन प्रोनाउन है तो 100% ऑब्जेक्ट ही होगा। एक और स्टेटमेंट जोड़ा है उसको भी देख लेते हैं। सन सब्जेक्ट हो जाएगा अगले स्टेटमेंट का, गैदर्ड वर्ब हो जाएगी, और वुड आपका ऑब्वियसली वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, बटोरने के लिए कुछ होगा जो मुझे बटोरना है, फाइन। लेकिन मुझे इससे जरूर मतलब है जहां पर आपकी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव किसको इस्तेमाल किया गया है। अब जज कीजिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप इंट्रांजिटिव फॉर्म की बात करते। चूंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको ट्रांजिटिव फॉर्मुलेशन की बात करनी होगी। ठीक है। फेल लिखना तो वैसे भी गलत है, बिकॉज किसी सिंगुलर अब गलती दिख गई होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अगर ये इंट्रांजिटिव होता तो सही था, ये सेकंड फॉर्म थी, पास्ट में हो जाता। अब फेल लिखना तो फिर से गलत है, बिकॉज किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नॉर्मली वर्ब में SES लिखी जाती है। लेकिन अब डाउट आ गई, इसको प्रेजेंट में बनाए द वुडकटर फेल्स, या फिर पास्ट में बनाए। तो आप में से सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता हो, स्पेशली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि सर ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर एग्जाम में ऐसा होता है, आपको पैरेललिज्म कह दीजिए या फिर ऑथर की टोन, थीम को सेम चलाना पड़ेगा। अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ इतना लिखा जाए, वुडकटर फेल ट्रीज, तो आपको जो लिखना है आप लिखिए, फेल्स कर दीजिए प्रेजेंट टेंस, वो तो डेली जाता है, पेड़ों को काटता है, गिराता है डेली, या फिर कल उसने गिराए, ही फेल्ड ट्रीज, पास्ट टेंस कर दीजिएगा। अब फिर मैं कौन सा करूं? तो आपको हिंट देने के लिए आगे एक और स्टेटमेंट लिखा है। अब ये भी पास्ट में है, आप इसको भी पास्ट में रखिए। अगर ये प्रेजेंट में होता तो आप इसे भी प्रेजेंट में रखते, तो आपका स्टेटमेंट करेक्शन पर होगा। द वुडकटर फेल्ड ट्रीज ना होकर द वुडकटर फेल्ड ट्रीज, सेकंड फॉर्म ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज उसके पास ऑब्जेक्ट है, व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। तो लकड़हारा लकड़ियों को गिर नहीं रहा था, गिरा रहा था, काट रहा था इनडायरेक्टली, और उसका बच्चा उन सबको बटोर रहा था। एक एग्जाम्पल है, आगे कभी और डिटेल में बहुत सारे देखेंगे, आप जो बुक पढ़ते हैं उससे और रेफर कीजिएगा। लेकिन हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, राइज और रेज के बाद फॉल एंड फैल इंग्लिश में एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। फॉलिंग डाउन खुद से गिरना हो जाता है किसी चीज का, जबकि फेल दो फॉर्म्स होती हैं, फॉल की सेकंड फॉर्म भी है। प्रैक्टिस आप मैं कराऊंगा तब देखेंगे, अदरवाइज आप खुद देखिएगा, कंफ्यूज कर सकती है। पता नहीं ये इंट्रांजिटिव सेकंड फॉर्म में लिखा है पास्ट टेंस है, या ट्रांजिटिव फर्स्ट फॉर्म में लिखा है प्रेजेंट टेंस है। दे फेल आप नहीं बता सकते ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, बिकॉज दे के साथ SES नहीं आता तो वो फेल भी हो सकता है। आगे देखना पड़ेगा, जरूर ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव है। और अगर वो पास्ट टेंस है, वो तो लोग तो गिर ही गए, तो दे फेल आपके पास्ट को भी डिफाइन कर सकता है। आप इसे लिखें। नेक्स्ट जो पेयर लिखना चाहूंगा वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज हर एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर वही है। क्या है? आप इसके बाद लिखिए। और वर्ब के चैप्टर का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मैं कहना चाहूं, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पेयर आपके सामने है। चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, उनमें तो आज भी पूछा जाता है, या बड़े से बड़े एग्जामिनेशन हो, इन तीन पेयर की मिसमैच करके एरर्स जरूर दी जाती हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप भी कंफ्यूज ना हो। द वेरी फर्स्ट वन इज लाई, जो लिखा है आप स्क्रीन पर उसी को देख लीजिए पहले। एक और लाई है LIE, और जैसा आपसे कहा पूरी सीरीज आप इस तरह की देखेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म ले है, जो किसी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, किसी की सेकंड फॉर्म, किसी की फर्स्ट फॉर्म, और ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। द वेरी फर्स्ट वन लाई, मैं लिखना नहीं चाहूंगा, आप मुझे सुन रहे हैं। झूठ बोलने को कहा जाता है टेल अ लाई, जो वेरी फर्स्ट वन है, किसी गलत स्टेटमेंट को पास करना, झूठ बोलना इन सिंपल वर्ड्स। द वेरी फर्स्ट वन, You lied to me, आपने मुझसे झूठ कहा था। उस केस में जो फर्स्ट लाई होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे ही एग्जाम्पल में you lied to me, मैंने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। lied, lie की सेकंड फॉर्म lied हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वेरिएशन नहीं है, ठीक ठाक है, ध्यान रखिएगा।
इनमें से एक शब्द का मतलब लेटने से होता है, इनमें से एक शब्द का मतलब लेटाने से हो सकता है, इनमें से एक शब्द का मतलब खुद को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना खुद के लिए हो सकता है, और किसी और को कहीं सुलाने के लिए सेकंड वेरिएशन हो सकता है। प्लीज ध्यान दें, इंग्लिश में लाई झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट लाई है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, वो इंट्रांजिटिव है, लेटने के लिए कही जाती है या फिर खुद को किसी आरामदायक स्थिति में रखने के लिए कहा जा सकता है, अक्सर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के तौर पर। जैसे हम लोग चेयर पर बैठते कहाँ है, टिक जाते हैं ना, पूरा बैक बिल्कुल सपोर्ट उसी से ले लेते हैं, दीवार के सहारे कहीं बैठे हैं तो फिर पूरा सपोर्ट उसी पर चला जाता है, उसे हमेशा लाई से इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जाम्पल सेपरेटली लिखूंगा, ये तो मोस्ट कंफ्यूजिंग है। और जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव फॉर्मुलेशन में, वो हमेशा ले से कहा जाता है। लेटाना किसी को, इसके बहुत सारे मीनिंग है, आप जो देखना चाहेंगे मैं आपको फिलॉसफी से दिखाना चाहूंगा, रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज लाई, जिसे आप टेल अ लाई लिखते हैं, झूठ बोलने वाला वेरिएशन, ये यही फॉर्मुलेशन है। लाई इंग्लिश में इंट्रांजिटिव है, इसकी इन फॉर्म्स के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते, इंट्रांजिटिव। सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, जबकि ले इंग्लिश में ट्रांजिटिव है, फॉर्म्स आपके सामने हैं, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको ऑपोजिट फॉर्म में एरर्स मार्क की जाती हैं। आप ये स्लाइड लिखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझाना चाहूँ। प्लीज इन फॉर्म्स को ध्यान रखिएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपने भी एग्जाम्स अगर दिए हैं या प्रैक्टिस की हैं किताबों से, तो आपको पता होगा ये आपको हर जगह पर लिखा मिलेगा, सबसे ज्यादा यही चीज पूछी जाती है। आप इसे लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड में इनके एग्जाम्पल्स पेश करना चाहूं। चलिए जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। Yeah, would love to state once again most confusing pairs in English। आपने तैयारी की है, आपको पता होगा, ये जरूर आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ, मैं पिछली स्लाइड को फिनिश करने से पहले एक चीज बोलना भूल गया कि मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं। वेरी फर्स्ट वन झूठ बोलना, और ये लेटना और लिटाने के लिए। हाँ, आपके मन में एक डाउट रही होगी, मैंने खुद आपको बोला था कि ले के इंग्लिश में बहुत सारे मतलब होते हैं, इनडायरेक्टली एक ही मतलब होता है। एक तो इसका मतलब लिटाने के तौर पर आ सकता है, बिठाने के लिए आ जाता है, किसी चीज को कहीं पर रख देने के लिए भी आ जाता है, अंडे देने के लिए भी ले कहा जाता है, पोल्ट्री, ले, एग्स कहा जाता है। मेरे पास एक सिंपल सा फिलॉसफी और लॉजिक कह दीजिएगा, किसी भी चीज को किसी स्थिति पर रखने के लिए LAY ले का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साधारण वस्तुओं हो या फिर अंडे देने की प्रोसेस कही जा सकती है। आप खुद जज कीजिए। मैं नॉर्मली क्लास में कुछ एग्जांपल्स लिखाता हूं कि कल मैं इतना थका हुआ था कि मैं जाकर लेट गया, फर्स्ट वन को इस्तेमाल कीजिएगा, मैं खुद लेट गया। कल मैं इतना थका हुआ था कि माँ ने मुझे जाकर लेटाया, अब उस केस में ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप सेकंड वन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो माँ कौन सा मुझे उठाकर इस तरफ फेंक देगी वहां से, माँ भी तो अगर लेटाएगी। आप भी किसी चीज को अगर कहीं पर रखते हैं तो नॉर्मली उसको पोजिशन होल्ड करके रखते हैं, ध्यान से रखते हैं। सेम पैटर्न में जब कोई मुर्गी अंडा देती है तो वो भी उसे डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर देती, वो भी अपने शरीर से निकालकर उसे किसी अच्छी पोजीशन पर फ्लैट रखती है। इन्हीं फॉर्मुलेशंस को इंग्लिश में LAY कहा जाता है, और इसी का नॉन वेरिएशन जो हमें खाने में बहुत पसंद है, लेज कहा जाता है। वो भी किसी के चिप्स पार्ट और वही पार्ट होते हैं। तो चाहे जैसे याद रखिएगा, लिटाना, किसी चीज को कहीं पर रखना, अंडे देना, सारे वेरिएशंस लेके हो जाते हैं। पोल्ट्री, ले एग्स आपको याद होगा, ठीक है। अरे मुझे लिख देना चाहिए था। चलिए वर्बल ध्यान रखिएगा। पोल्ट्री, ले एग्स से स्टार्ट करते हैं। पोल्ट्री, मुर्गे मुर्गियां वाले फार्म जहां पर अंडे उत्पादन के लिए इनको रखते हैं। ब्लैंक स्पेस एग्स, वहां पर लाई एग्स नहीं होता, ले एग्स कहा जाता है। आपको याद होगा एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि ले ट्रांजिटिव है और एग्स उसके पास उसके ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फर्स्ट वन रखा जाता। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, शी लाइड टू मी, आपने मुझसे झूठ कहा था। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाई है, झूठ बोलने के पर्पज से, दैट इज ऑलवेज इंट्रांजिटिव। तो आपके फॉर्मुलेशंस एज इट इज जो जाते थे वही रखिएगा। कंफ्यूजन इनमें आ सकती है। दे ले द टेबल फॉर डिनर, डाउट है। अब ये ले जो वर्ब है यहाँ पर, ये दो वेरिएशंस हो सकते हैं, या तो इंट्रांजिटिव है, पहले ध्यान रखिएगा, ये इंट्रांजिटिव है फर्स्ट वन, और ये सेकंड वन ट्रांजिटिव है, प्लीज ध्यान रखिएगा। या तो ये इंट्रांजिटिव का सेकंड फॉर्म है, बट मैं जज कर पाऊंगा ऑब्जेक्ट है या नहीं है मेरे पास, या फिर ये ट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, आप इसे प्रेजेंट मान लीजिए, किसी का पास्ट मान लीजिए। जजमेंट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फर्स्ट होना चाहिए। सो दे ले द टेबल फॉर द डिनर, उन्होंने
डिनर करने के लिए वो टेबल लगा दी है या फिर कल लगा दी थी, डजंट मैटर। जज कीजिए, ऑब्जेक्ट है आपके पास, दे ले, उन्होंने लेटा लिटाया जो भी कहिएगा, क्या रखना किसी चीज को, क्या रखा, टेबल रख दिए वहां पर, टेबल मेरे पास ऑब्जेक्ट है। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो वो वेरिएशन आपका ट्रांजिटिव जाता है, यानी मुझे इस वर्ब की यहां बात करनी है। और जब ले इंग्लिश में ट्रांजिटिव है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं रखती, अगर सिंगुलर होता तो एस रखा जा सकता था। तो जो दिया है वो आपको सही है, दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर, या फिर यहां शॉर्ट में लिख दूं दिस इज ट्रांजिटिव, जिसके पास ऑब्जेक्ट है। तो खाने का टाइम हो गया यार, एक काम करो टेबल लगा दो। अब टेबल लगानी है मुझे, खुद से तो नहीं लग जाएगी, तो उन्होंने टेबल लगा दी वहां पर, या लगाते हैं, जो भी आप कहना चाहें, टेंस आपके हाथ है। दे ले द टेबल फॉर डिनर। अब डिनर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेबल मुझे लगानी पड़ेगी, वो मेरा ही ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। ट्रांजिटिव एक्शन ऑब्जेक्ट है आपके पास, लिटाना, रखना किसी चीज को। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ उठाइए, एंड लाई योर वेपन्स डाउन। सही है गलत है मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता है, चेक करते हैं। पुट योर हैंड्स अप, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको अपने हाथ उठाने हैं, ठीक है। एंड लाई योर वेपन्स डाउन, थोड़ा डर है, पता नहीं सही है गलत है, जज करते हैं। लाई इंग्लिश में ट्रांजिटिव तो होती नहीं है, इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है। जब वेपन्स की बात हो रही है तो झूठ बोलने की बात होगी नहीं, शायद रखने रखवाने की कोई बात होगी। और जितना मुझे पता है लाई इंग्लिश में वर्ब है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। प्रपोजिशन दिख रहा है, प्रपोजिशन तो नहीं दिख रहा होगा, इन, एट, ऑन, अपॉन, ऐसा कुछ भी, तो डाउट हो जाती है अब ये इंट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज इंट्रांजिटिव होती तो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के पास होता, और यहां पर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन है। लाए, लेटना लिटाना रखना जो भी है, क्या रखना है, अपने हथियार नीचे रख दीजिए। तो आपको अपने हथियार रखने कहां पर है, नीचे, डाउन, तो आपको हथियार नीचे रखने हैं, तो ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, खुद से हथियार नीचे तो नहीं हो जाएंगे मेरे, यानी कि मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करनी है। अरे लाई लिखा हुआ था इंट्रांजिटिव, मुझे क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। और हाँ, चूंकि पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो मैं भी प्रेजेंट ही इस्तेमाल करना चाहूंगा। सो दिस विल बी रॉन्ग हियर, यू हैव टू से एंड ले योर वेपन्स डाउन। कई बार आप इसे साथ में भी पा सकते हैं, ले डाउन योर वेपन्स। एडवर्ब्स में देख लेंगे, दोनों बातें जायज हैं। सो ले होगा, लाई नहीं होगा। ऑकवर्ड लगे रिवाइज करके वापस देख लीजिए इन शब्दों को, अगर आपके लिए नया है तो, कि ले ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको ट्रांजिटिव वर्ब रखनी होगी। इंट्रांजिटिव होती तो आपका लाई लिखना सही हो जाता, हथियार रखने पड़ेंगे, खुद से नहीं रख जाएंगे। शी लेड द पपी इन द बास्केट, वो छोटा सा जो बच्चा था उसने उसको बास्केट में डाल दिया, फाइन, जज वहीं से करना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस, पहले मैं उससे पहले ये चेक कर लूं, शी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, प्रपोजिशन तो बिल्कुल नहीं है, सन राइजेज इन द ईस्ट नहीं है मेरे पास। और जब मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। जरा ट्रांजिटिव की सीरीज से बात करते हैं। लेड तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव की सीरीज है, यहां पर कहीं भी लेड आता ही नहीं है, तो ये सही होगा फिर। हाँ जी, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि पपी को आपको कहीं पर रखना पड़ेगा, खुद से वो नहीं रख जाएगा। और खुद से रख सकता है, मेरे सेंटेंस में तो दिखा रहा है ना, शी लेड द पपी, उसने उसको बास्केट में डाल दिया। आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप ट्रांजिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करें जो पहले से रखी गई है। एग्जाम में गलती आ जाती है उस तरह से। आई विल ब्लैंक स्पेस फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट के लिए यार थोड़ा सा लेट जाऊं, थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब ये मीनिंग हिंदी में बन जाए चाहे ना बन जाए, ग्रामर सेटिस्फाई कीजिए। डाउन इंग्लिश में एडवर्ब है, हाल फिलहाल मेरे काम का नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई नाउन प्रोनाउन दिख रही है क्या? डाउन नाउन प्रोनाउन तो नहीं होती, ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। फॉर प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। जनरली जो ऑब्जेक्ट है वो प्रपोजिशन के पास है, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता इट मस्ट बी इंट्रांजिटिव। इसीलिए आपका फॉर्मुलेशन क्या रहेगा? आई मस्ट लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स। सर वो सुनने में ले डाउन अच्छा लग रहा है, माफी, सुनने में जो भी अच्छा लगे, ग्रामर आपको सेटिस्फाई करनी होगी। लाई बिकॉज इंग्लिश में इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास, उस सीरीज को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मैं अपना सामान 5 मिनट बाद रखूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता बैग फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे इसको पिक करना होता आई विल ले माई बैग डाउन, जो भी आप कहना चाहें, सेम वेरिएशन चल सकते हैं। क्विक रिकॉल इस स्लाइड का, आगे बढ़ते हैं। शी लाइड टू मी, आपने झूठ कहा था, लाई हमेशा इंट्रांजिटिव है। दे ले द टेबल फॉर डिनर, उन्होंने टेबल बिछा दी, टेबल लगा दी, रख दी, कुछ भी कह दीजिए, ले ट्रांजिटिव है, टेबल उसके पास ऑब्जेक्ट है। हाथ उठाइए और अपने वापस नीचे रखो, हथियार नीचे।
अब जो चीज नीचे रखनी है वो ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट के लिए मुझे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव ले होती है, लाई नहीं होती। उसने बच्चे को वहां रख दिया, ऐसा कर दिया, जो भी आप कहें, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ट्रांजिटिव, लेड पहले से ही ट्रांजिटिव है, अच्छी बात है, सही है। और फिलिप्स में भी आ जाए कभी तो आई विल लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट सो लेता हूं, लेकिन आई विल ले माई बैग माई पर्स, जो आप कहना चाहें उस केस में आपको ट्रांजिटिव फॉर्म लिखना होगा। जरूर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। So have a look at these terms. Okay, अगर आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है तो ठीक है, 4:45 बज चुके हैं सुबह के, ठीक है, रात इसी में गुजर जाती है। Thank you. The very first one, find, found, found, and found, founded, founded. Similarly, grind, ground, 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 grounded, grounded, and wind, wound, wound, and wound, wounded, wounded. कॉमन लाइन एक चीज मार्क कर दो, किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्वल है, किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्वल है, और किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्वल कही जा सकती है। क्विक रिवीजन, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, इस वीडियो में जितना हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली मैं उन्हीं को डिस्कस करना चाहूंगा जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, चाहे हमारी वोकैबुलरी की बात हो, हमारी नैतिक बोलचाल की भाषा की बात हो, स्पोकन के पर्पज से या फिर किसी एग्जामिनेशन के पर्पज से जरूर। सो द वेरी फर्स्ट वन, फाइंड, हम सब जानते हैं, अब मैं एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहूंगा, आप लोग ढूंढ सकते हैं, जनरल काम आ जाते हैं। फाइंड ढूंढने को कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म है जिसकी सेकंड फॉर्म फाउंड हो जाती है, थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाती है। एक लाइन मुझे अच्छी लगती है, कई बार बोली होगी, माफ कीजिएगा, थोड़ा और बोल दूं वापस, कि किसी वर्ब में ER-OR लगाकर उस काम को करवाने वाले नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब लीड वर्ब होती है आगे ले जाना, और जो हमें आगे ले जाता है, डिफेंस के ही कह दीजिए, लीडर कहे जाते हैं। मैनेज वर्ब होती है किसी काम को करवाने के लिए, जो इस काम को करवा लेता है उसे मैनेजर कहा जाता है। सिंग सिंगर, डांस डांसर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। हीट करने वाला हीटर है, कूल करने वाला कूलर है। उन्हीं फॉर्म्स में मुझे एक डाउट है कि फेसबुक के फाइंडर कहे जाते हैं क्या, फाउंडर कहे जाते हैं? फेसबुक के फाउंडर कौन है? संस्थापक कह दीजिएगा आप उनको, किसने वो चीज बनाई थी। तो फाउंडर कैसे हो सकते हैं यार? फाउंड तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म में ER नहीं लगता, वो तो फर्स्ट फॉर्म में लगता है। फॉर्मुलेशंस, फाइंड ढूंढना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाउंड किसी चीज की स्थापना करने को भी कहा जाता है, टू स्टैब्लिश समथिंग, किसी चीज की नींव रखना, किसी चीज को कहीं पर इंस्टॉल करने के लिए कहा जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण इतने इतने सन में इनके द्वारा कराया गया था। दिस टेम्पल वॉज फाउंडेड। इस कॉलेज का निर्माण इतने सन में हुआ था। इट वॉज फाउंडेड बिकॉज कॉलेज को कोई ढूंढ कर नहीं लाएगा। सिमिलरली फेसबुक को कोई ढूंढ कर नहीं लाने वाला। तो फेसबुक के जो फाउंडर कहे जाते हैं, फाइंडर नहीं हो सकते, बिकॉज ढूंढ कर कोई फेसबुक को नहीं लाया था, स्थापित की थी, बनाई थी। उस केस में फाउंड का इस्तेमाल स्थापना करने के लिए, नींव रखने के लिए, टू एस्टैब्लिश इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए अक्सर फाउंडेड आता है। इसके फाउंडर कौन है? यही तो सुना होगा भाई, इस कॉलेज के जो फाउंडर हैं वो ये रहे हैं, बिकॉज ही फाउंडेड इट। फाउंडेड मतलब उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बनाया था, इसको ढूंढ कर नहीं लाए थे। प्लीज ध्यान रखिएगा, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड। सेम वेरिएशन, दिस इज ग्राइंड, सेकेंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड, और किसी की सेकेंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड। अब ग्राइंड का मतलब इसी कैटेगरी में पिक कर लीजिए, हीटर, कूलर, लीडर, मैनेजर, सिंगर, डांसर, ETC। मेरे घर में मिक्सर, हाँ जी, ग्राइंडर जरूर होगा। तो जो चीज मिक्स करती है उसे मिक्सर कह दीजिए, जो चीज ग्राइंड करती है उसे ग्राइंडर कह दिया जाता है। अक्सर पीसने के पर्पस से आ जाता है। अब जब आप किसी चीज को ग्राइंड करते हैं वो पीसने के लिए कहा जाता है। सेकंड फॉर्म ग्राउंड, थर्ड फॉर्म ग्राउंड मार्क की जा सकती है। इंग्लिश में अर्थ वर्ब होती है, मैंने कई बार समझाया होगा, कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, अर्थ कैसे वर्ब होगी सर? अर्थ नाउन है। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, सीधी सी बात है, किसी शब्द का मतलब रटना वोकैबुलरी है, सेंटेंस में उसका इस्तेमाल दिखाना ग्रामर मार्क करती है। अगर अर्थ वर्ब नहीं होती, ठीक है, मान लिया शायद नहीं होती, जो होती है, तो वर्ब्स में ING लगती है। डांस का डांसिंग, सिंग का सिंगिंग, प्ले का प्लेइंग हो जाता है। और मैंने अर्थिंग जैसा कोई शब्द जरूर सुना है। मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें अर्थ प्लस ING अर्थिंग हो जाती है।
सेम पैटर्न आपका ग्राउंड का भी हो जाता है। ग्राउंड इंग्लिश में नाउन है, जमीन को कहा जाता है, हम सब जानते हैं, इतने छोटे बच्चे ने कि ये चीज मुझे पढ़ानी पड़े, वर्बल है, सब जानते हैं। ग्राउंड इंग्लिश में वर्ब भी होती है, किसी चीज को ग्राउंड कर देना, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन में गाड़ देना, दफनाने को भी इंग्लिश में ग्राउंड कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कई बार यूज करता है अर्थ का अनअर्थ यूज करते हैं, हिंदी वाला अनर्थ नहीं, UNEARTH। भाई मान लीजिए कहीं से 20 किलो सोना मिला है जमीन से, तो अर्थ मतलब जमीन है, जमीन में गाड़ देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वो वायर चला जाता है। और अगर जमीन से किसी चीज को आपने निकाला है तो उसे अनअर्थ कहा जाता है, जमीन से निकालना। गाड़ने के पर्पज से ग्राउंड भी एज अ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। ग्राउंडेड इसकी सेकंड फॉर्म है, ग्राउंडेड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ध्यान रखिए, ग्राइंड मतलब पीसना, ग्राउंड सेकंड फॉर्म है, लेकिन ग्राउंड का मतलब जमीन में दफनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी में इसको विंड नहीं पढ़ूंगा बिकॉज मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, वो हम सब जानते हैं। हवा को मैं क्या डिफाइन करूं यहां पर, इसके लिए वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन इसको वाइंड भी कहा जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट बाइंड, BIND, दिस इज WIND। बाइंड क्या होता है? तो यार मेरी किताब फट गई थी, मैंने उस पर बाइंडिंग करा ली थी। किसी चीज को बांधने के लिए बाइंड कहा जाता है, BIND, जो मैंने इस कैटेगरी में नहीं लिखा है। बाइंड बांधना, जिससे बाइंडिंग बनती है। थर्ड फॉर्म बाउंड कही जाती है, आप बंधन में बंधे हुए हैं, आप जिम्मेदारियों में बंधे हैं, BOUND, बाउंड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन WIND विंड नाउन हो गई, वाइंड इंग्लिश में वर्ब भी होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पंखे वगैरह किसी भी चीज की आपने कॉपर की वाइंडिंग जरूर सुनी होगी, किसी चीज को लपेटने के लिए वाइंड इस्तेमाल करते हैं, WIND, वाइंड, लपेटना किसी चीज का, जिसकी सेकंड फॉर्म वाउंड है, थर्ड फॉर्म वाउंड हो जाती है। आपको पता तो होगा, इसको वाउंड घाव को भी कहा जाता है, और घाव भरने के तौर पर एज अ वर्ब, वो नाउन है घाव, और उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल कर लीजिए, वो इंग्लिश में वाउंड भी हो जाती है। घाव भरना, वाउंड एज अ वर्ब, सेकंड फॉर्म वाउंडेड, थर्ड फॉर्म वाउंडेड। इसको अमेरिकन इंग्लिश में वूंड भी बोलते हैं। तो हो सकता है अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपको वूंड प्रोनाउंसिएशन सुनाई दिया होगा, वो भी सही है। ब्रिटिश इंग्लिश में चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन इसका वाउंड भी रखा जाता है। प्लीज ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट स्लाइड में और वर्ड्स हैं। फाइंड, ढूंढना, सेकंड फॉर्म फाउंड, लेकिन फाउंड किसी की फर्स्ट फॉर्म भी है, स्थापना करना, नींव रखना। सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड। नेक्स्ट इज ग्राइंड, पीसना किसी चीज को, ग्राउंडेड, ग्राउंड और ग्राउंड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, ग्राउंड खुद फर्स्ट फॉर्म है, जमीन एज अ नाउन, और किसी चीज को दफनाना, सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड, थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड। सिमिलरली वाइंड, लपेटना किसी चीज को, कॉपर वाइंडिंग जैसे होती है, सेकंड फॉर्म वाउंड, थर्ड फॉर्म वाउंड, और वाउंड मतलब घाव भरने के तौर पर भी नाउन की वर्ब इस्तेमाल कर दीजिए, सेकंड फॉर्म ED, थर्ड फॉर्म ED। आप इन्हें लिखिए नेक्स्ट अपकमिंग वर्ड्स। जरा इन वर्ड्स पर नजर डालिए। ओके, द वेरी फर्स्ट वन BEAR, बेयर पढ़ा जाता है। सेकेंड फॉर्म बोर, BORE, एंड थर्ड फॉर्म BORNE कहा जा सकता है। एक और फॉर्मुलेशन है इसकी, सेकेंड फॉर्म को दो कैटेगरीज में बांटा है। बेयर फर्स्ट फॉर्म है, बोर सेकेंड फॉर्म है, BORN थर्ड फॉर्म है। इस वीडियो के अपलोड तक मैंने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप कुछ समय बाद ये वीडियोस देख रहे हैं तो पार्टिसिपल्स जेरेंड्स प्लेलिस्ट में होंगे, प्लीज चेक कीजिएगा, जहां पर एक लाइन आती है कि इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। डिटेल्स फर्दर इस वीडियो में नहीं बोल सकता। तो इंग्लिश में BEAR, बेयर मतलब सहन करना भी होता है, और सहन करने की जो फॉर्म है वो बोर और BORNE के तौर पर बनाई जा सकती हैं। जबकि शायद ऐसा मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मे बी सही हो गलत हो, बट आप ध्यान रख सकते हैं इस बहाने कि जब माँ डिलीवरी के वक्त पेन झेलती है, वो सबसे ज्यादा पेन कहा जाता है। तो नॉर्मल किसी भी चीज को झेलना BORNE, बेयर का डेरिवेटिव है, ये भी उसी का है। और जब माँ पेन झेलती है, वी गेट बॉर्न कह दीजिए एक तरह से, तो BORN जिसका मतलब जन्म लेना होता है, आज वो सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। I was born in इतना इतना जो आप कहना चाहें, तो BORN born इसी का डेरिवेटिव है। स्पेलिंग जरा सी फर्क है। मैंने आपको 10 साल झेला है, I have, थर्ड फॉर्म आएगी हैव के बाद। अब मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, मैंने जन्म नहीं किया आपका, लेकिन मैंने आपको झेला है, वहां पर ये फॉर्म हो जाएगी। और जब आपको जन्म लेना दिखाना है तो BORN लिखा जाता है। दोनों डेरिवेटिव्स हैं BEAR, बेयर, सहन करने के। ठीक है,
सबसे अच्छे शब्दों में ये भी आता है HANG, हैंग, टांगना, लटकाने जैसे कोई शब्द आ जाते हैं। अब जैसे मैंने वहां अब इस एग्जाम्पल के तौर पर ही मैंने इसको पिक किया, समझा। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था कि हो सकता है सहन करने में सबसे बड़ा पेन एक माँ का हो सकता है डिलीवरी के वक्त, बच्चे को जन्म देते वक्त, तो उसे एक नई वर्ब से डिनोट कर दिया। ऐसा तो यहां होता है। एक होता है किसी चीज को कहीं भी लटका देना या टांग देना। यार ये शर्ट लेना, जरा इसको टांग देना वहां पर, तो आपने शर्ट वहां टांग दी। ये सीनरी नीचे नहीं अच्छी लग रही, इसको टांग देते हैं, आपने उसे टांग दिया, फाइन। एक टांगना फांसी का भी होता है और वो बहुत डिस्टिंक्ट वेरिएशन रखता है। उस केस में आपको अलग से वर्ब डिनोट जरूर करनी होगी, बिकॉज साधारण कपड़ों को टांगने पर वेरिएशन कॉमन जा सकता है, फांसी पर टांगना किसी की लाइफ भी ले सकता है। एक अलग वर्ब है फांसी पर टांगने के लिए और एक अलग वर्ब है साधारण तौर पर किसी सीनरी, कपड़े या किसी भी चीज को टांगने के लिए। दोनों के फॉर्म्स आपके सामने हैं। हैंग, द वेरी फर्स्ट वन, हंग कहा जा सकता है, सेकेंड फॉर्म हंग है। ये वेरिएशन किसी भी चीज को टांगने के लिए हो सकता है, किसी और चीज को, और जहां पर इसकी फॉर्म ईडी से बन जाती है, हैंग, हैंग्ड और हैंग, ये हमेशा आपके डेथ, मैं तो डेथ ही लिख देता हूं, सेंटेंस डेथ जो आपका जाता है, किसी को फांसी पर लटकाने के लिए हमेशा HANG की सेकेंड फॉर्म HANGED कही जाती है। तो ही वॉज हैंग्ड टू डेथ, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। यहां पर हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में ऑपोजिट फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं और मैंने वो कपड़े वहां पर टांग दिए हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल ना करके इसका इस्तेमाल करें। प्लीज डू रिमेंबर HANG, जहां पर हैंग का मतलब लटकाना हो जाता है किसी भी चीज को, चाहे वो कपड़ा है या वर्टिकल तौर पर कोई आपकी सीनरी या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। जबकि फांसी पर लटकाना, जो इंसान की डेथ हो जाती है, उसे एक नई वर्ब के तौर पर HANGED से लिखा जाता है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, दोनों डेरिवेटिव किसी एक ही वर्ब के हैं जिसका मतलब हमेशा लटकाने या लटकाने से हो जाता है। फंक्शंस दोनों के डिफरेंट हैं। नेक्स्ट वेरिएशन सब जानते हैं, सी सॉ, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सब कोई पता है, मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था। लेकिन सी का मतलब जहां देखने से है, सॉ मतलब सेकंड फॉर्म उसी की, थर्ड फॉर्म सीन हो जाती है। नाउन के तौर पर SAW, सॉ, आरी को भी कहा जाता है। किसी ने अगर टेक्निकल पढ़ा हो तो एक सॉटूथ वेवफॉर्म कही जाती है, जो सॉ यानी आरी के दांतों जैसी होती है। फिजिक्स में शायद आपको कभी काम आई हो। इसे सॉटूथ वेवफॉर्म कहते हैं। जैसे साइन वेव होती है, कोसाइन वेव होती है, ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है, सॉटूथ, आरी के दांते जैसे होते हैं, वैसी वेवफॉर्म है सॉटूथ। इंग्लिश में सॉ नाउन होती है, आरी को बोलते हैं। और वाटर जब पानी हो सकता है, नाउन, वाटर मतलब पानी देना, तो वर्ब हो जाती है। आरी का कहाँ काम आता है? आरी काटने के काम आती है। तो किसी चीज को आरी से काटने के लिए SAW, सॉ, वर्ब भी होती है। हाँ, कुछ नया है और मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस कैटेगरी में शुमार है, तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है कि किसी की सेकंड फॉर्म किसी के फर्स्ट फॉर्म के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। सो सी फर्स्ट फॉर्म देखना, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, वी ऑल नो, बचपन से रटा इस चीज को। लेकिन सॉ इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म भी होती है, आरी से किसी चीज को काटना। सेकंड फॉर्म सॉर्ड और थर्ड फॉर्म सॉर्ड लिखी जा सकती है। जैसे इसी वीडियो में एक एग्जांपल था, द वुड कटर फेल ट्रीज व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड। तो वहां फेल को हमने पढ़ा इसीलिए फेल्ड कर दिया, वहां पर उसको सॉ के बदले सॉर्ड भी कहा जा सकता था। आरी से उसने पेड़ों को काटा और ऐसा ऐसा। आपका जल्दी से क्विक रिकॉल इस स्लाइड का फिनिश करना चाहूंगा इन चीजों को, बहुत बड़ी लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में। बेयर सहन करना, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म BORNE। जन्म लेने के लिए जो सबसे ज्यादा पेन हो सकता है, BORN का इस्तेमाल करते हैं, वो थर्ड फॉर्म है। हैंग लटकाना, लटकाना फांसी पर किसी को डेथ के लिए, और किसी और चीज को वर्टिकल पोजीशन पर, चाहे वो कपड़े हैं या कोई सीनरी आपकी हो सकती है। और देखने की फॉर्म हम सब जानते हैं, सॉ इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म भी होती है, आरी से किसी चीज को काटना, बिकॉज सॉ इंग्लिश में नाउन के तौर पर आरी को कहा जाता है। आप इन्हें लिखिए, कुछ और बोलना है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कई चीजें इस वीडियो में नई जरूर सीखी होंगी। लेंथ के हिसाब से वापस कहना चाहूं, लगभग 1 आवर के आसपास होने वाला होगा, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश, चाहे आप एग्जाम के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पढ़ना चाहें, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन हाँ, जरूर ध्यान रखिएगा जो आपको टर्म्स इस वीडियो में मार्क किए, कि इंग्लिश में कई वर्ब्स की हल्की सी स्पेलिंग चेंज करके उनको ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल थे फॉल और फेल, गिरना गिराना, राइज और रेज, उठना और उठाना,
लाए, लाए और ले कहे जा सकते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स इन इंग्लिश, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। झूठ बोलना, लेटना या रखना, या फिर लिटाना किसी चीज को रखने के लिए भी हो सकता है। और उसके बाद जो आपको मार्क किए, ग्राइंड डाउन, फाइंड फाउंड, वाइंड और वाउंड, हैंग, ये सारे वेरिएशंस इसी वीडियो के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है वर्ब के चैप्टर से। आशा रखता हूं ये रिस्पांस मुझे हमेशा मिलता रहे। आई प्रॉमिस कि आपको और अच्छा पढ़ाना जरूर चाहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट इन कुछ नोटिफिकेशंस के साथ कि हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग स्ट्रीम में। तो आप अगर चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहें फॉर बैंक, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आप मेरा कोड यूज करके, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, फ्लैट 10% डिस्काउंट किसी भी चीज को परचेज करने से पहले पा सकते हैं। म्यूजिक का थोड़ा सा शौक है तो एक अलग से चैनल है, कपिल म्यूजिक बॉय, कभी आप चाहें तो वहां भी स्क्रॉल कर लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में वर्ब्स का 4th पार्ट, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स इन इंग्लिश और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश, उन सब की एक बहुत बड़ी लिस्ट समझाते हुए आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। So thank you very much for staying connected. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thanks a lot. Thank you.